हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे स्टडी चैनल स्टडी विद नीलेश में। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई साइंस के चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एक टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में डिस्कस करूंगा कि आखिरकार इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ फिगर नजर आ रहे होंगे। इनमें से कुछ फिगर को आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो मोटर है, ये फिगर जो है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक मोटर का है। ठीक है, तो इस तरह के मोटर को आप लोगों ने साइंस प्रोजेक्ट में अपने यूज किया होगा और इस तरह के मोटर को आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं वो वाटर पंप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो वास्तविक में इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसको समझते हैं। आइए, तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो एक तरह का डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब समझिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जब हम लोग उसमें से इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, ठीक है, तब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हो गया हम लोग का फैन, ठीक है, पंखा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जाता है फैन के पास, और फैन में क्या लगा हुआ रहता है, इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ रहता है। और ये इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है कि जो हम लोग एनर्जी सप्लाई दिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई दिए उस मोटर को, तो वो क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया और फिर रोटेट करना स्टार्ट किया, जिससे कि क्या हुआ, हम लोग को लगा कि जो हम लोग का फैन है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप मिक्सर में भी देख सकते हैं, इसी तरह से आप वाटर पंप में भी देख सकते हैं, है ना। और इसी तरह से आप लोग जो साइंस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हैं मोटर, वो भी काम करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर का यहाँ डेफिनेशन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर है। अब बात करते हैं इसका यूज कहाँ है। तो इसका यूज अभी हम बता दिए हैं, फैंस में है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फैंस में हो गया, वॉशिंग मशीन्स में हो गया, मिक्सर ग्राइंडर में हो गया, और बहुत सारा एप्लायंसेस जिसको हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक मोटर का, यहाँ पे हम लोग देख लिए कि इलेक्ट्रिक मोटर का डेफिनेशन क्या है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसमें कौन कौन सा सामान लगता है, ये जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। उसके बाद ये जो होता है इलेक्ट्रिक मोटर, वो किस तरह से काम करता है। ठीक, यहाँ पे मोटा मोटी हम लोग क्या समझे कि इलेक्ट्रिक मोटर का डेफिनेशन क्या होता है। आइए आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पे हम लोग का है कि इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, उसका कौन सा सिद्धांत होता है काम करने का। ठीक है, तो इसका बहुत सिंपल सा सिद्धांत होता है इलेक्ट्रिक मोटर का कि ये जो होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सिद्धांत पर काम करता है। कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब समझिए कि जब हम लोग एक रेक्टेंगुलर कॉइल को, कौन सा कॉइल को, रेक्टेंगुलर कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रेक्टेंगुलर कॉइल को रख देते हैं, और उस रेक्टेंगुलर कॉइल से जब हम लोग करंट को फ्लो करवाते हैं, करंट को पास करवाते हैं, तो एक तरह का फोर्स काम करता है कॉइल पर। किस पे, कॉइल पर एक तरह का फोर्स काम करता है जो कि उसको रोटेट कंटिन्यूअसली करता है। ठीक है, फिर से एक बार, ये क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का प्रिंसिपल। तो इसमें क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, और जब रेक्टेंगुलर कॉइल में हम लोग करंट सप्लाई करते हैं तब एक तरह का फोर्स काम करता है जिससे कि कॉइल जो होता है वो कंटिन्यूअसली रोटेट करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, उसमें कौन कौन सा चीज लगा हुआ होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, उसमें कौन कौन सा चीज लगा हुआ होता है। ठीक है, तो देखते हैं। ये हो गया आप लोग का इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर में हम लोग जो प्रिंसिपल का बात किए थे वो क्या बात किए थे, तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पर ये काम करता है। उसमें क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं,
उसको दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम लोग रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मीन्स एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल के बीच में रख देते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम लोग रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट को फ्लो करवाते हैं तो एक तरह का क्या होता है, करंट को फ्लो करवाने के बाद ये जो कॉइल होता है उस पर एक तरह का फोर्स काम करता है, और वो फोर्स क्या करता है, इसको रोटेट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लगा हुआ है बेसिकली इसको समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो लगा हुआ है वो है रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर कॉइल, जिसको हम लोग आर्मेचर कॉइल भी बोलेंगे। इसका नाम क्या है, आर्मेचर कॉइल का ए बी सी डी। देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ ए बी सी डी, तो ये हो गया आर्मेचर कॉइल। उसके बाद मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसको बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्प्लिट रिंग्स लगा हुआ है, और ये स्प्लिट रिंग्स क्या होता है, तो एक मेटालिक रिंग होता है, एक गोल सा मेटालिक रिंग होता है। ठीक है, मेटालिक रिंग जैसे अंगूठी होता है ना हम लोग का, उस तरह का एक रिंग होता है, और उसको बीच में काट दिया जाता है तो वो अलग अलग हाफ्स हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच काट देने पे वो अलग अलग हाफ्स हो जाएगा। उसी अलग भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग्स। इसी को हम लोग कम्यूटेटर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे दो स्प्लिट रिंग्स लगा हुआ है, एक का नाम है पी और दूसरा का नाम है क्यू। उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं स्प्लिट रिंग्स के आगे, ठीक है, तो स्प्लिट रिंग्स के आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देख रहे हैं एक्स और वाई नाम का दो ब्रश लगा हुआ है। ये जो ब्रश होता है वो कार्बन का बना होता है, और ये जो होता है ब्रश वो स्प्लिट रिंग से सिर्फ कांटेक्ट में होता है, बिल्कुल कनेक्टेड नहीं होता बल्कि कांटेक्ट में होता है। ठीक है, और फिर ब्रश जो होता है एक्स और वाई, उससे क्या होता है, वायर कनेक्टेड होता है बैटरी से, और बैटरी से एक स्विच भी कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या क्या नजर आया हम लोग को, सबसे पहले आर्मेचर कॉइल ए बी सी डी। एन इलेक्ट्रिक कॉइल कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल, एक इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर कॉइल का होता है, ए बी सी डी से बना होता है। और ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल होता है ए बी सी डी, ठीक है, वो किससे बना होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर आप लोगों को पता होगा, ठीक है, वैसा कॉपर वायर जिसके ऊपर कवर लगाओ। ठीक, और ये कॉपर वायर जो होता है उसको एक सॉफ्ट आयरन के ऊपर लपेटा हुआ रहता है, सॉफ्ट आयरन के ऊपर लपेटा हुआ रहता है इंसुलेटेड कॉपर वायर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर कॉइल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं, आगे आने के बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट का थोड़ा सा देख लेते हैं। द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट such that arm AB and CD are perpendicular to the direction of the magnetic field। मतलब कि जो क्वाइल होता है, जो क्वाइल होता है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के दो पोल्स, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के दो पोल्स के बीचों बीच रखा हुआ रहता है, और इस तरह से रखा हुआ रहता है कि आर्मेचर कॉइल का ए बी आर्म, ठीक है, आर्मेचर कॉइल का ए बी आर्म और आर्मेचर कॉइल का सी डी आर्म जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम पहले आगे के लेक्चर में बता चुके हैं, पीछे के लेक्चर में बता चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी आर्म और सी डी आर्म को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से प्लेस करेंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में, कि आर्म ए बी और आर्म सी डी जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री में होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे जो है वो है स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटर भी कहते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स ऑफ अ मेटालिक रिंग नेम्ड एज पी एंड क्यू। हम पहले ही बता चुके हैं कि स्प्लिट रिंग्स जो होता है वो एक मेटालिक रिंग होता है, और उसको दो इक्वल हाफ्स में बांट दिया जाता है। ठीक है, एक का नाम P रख दिया जाता है और दूसरे का नाम Q रख दिया जाता है। ठीक, द टू एंड्स ऑफ आर्म कॉइल आर कनेक्टेड टू दिस टू हाफ्स ऑफ रिंग्स। ये दोनों बोल रहा आर्मेचर कॉइल का जो दोनों एंड होता है, यहाँ पे आर्मेचर कॉइल का दोनों एंड देख सकते हैं, एक ए बी आर्म का एंड और एक सी डी आर्म का एंड जो है वो एक एक स्प्लिट रिंग से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ए बी आर्म यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि अभी किससे जुड़ा हुआ है, पी स्प्लिट रिंग से, और सी डी आर्म जो है वो क्यू स्प्लिट रिंग से जुड़ा हुआ होता है। द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर्स इज सच दैट इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन आर्मेचर कॉइल। बोल रहा है
कि जो फंक्शन होता है कम्यूटेटर्स का, जिसको हम लोग स्प्लिट रिंग्स भी बोलते हैं, वो क्या करता है कि उसका काम जो होता है स्प्लिट रिंग्स का, वो ये कि ये आर्मेचर कॉइल में करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करता है। आर्मेचर कॉइल में करंट के डायवर्सन को रिवर्स करता है, मीन्स करंट का जो डायरेक्शन होता है उसको चेंज करता है। देखिए इसको समझिए, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम लोग वर्किंग पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग का कार्बन ब्रशेज है। कार्बन ब्रशेज जो होता है वो दो कार्बन ब्रश होता है एक्स और वाई, उसको कम्यूटेटर के अगेंस्ट प्रेस किया जाता है। ये बिल्कुल पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं होता, बल्कि क्या होता है, दिस ब्रशेज एक्ट एज कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्यूटेटर एंड टर्मिनल बैटरी। ये जो ब्रशेज होता है वो कॉन्टैक्ट के जैसा काम करता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट, एक कॉन्टैक्ट के जैसा काम करता है कम्यूटेटर और टर्मिनल बैटरी से, ठीक। मतलब ये टर्मिनल बैटरी से पूरी तरह से कनेक्टेड होता है कार्बन ब्रश, लेकिन ये जो कम्यूटेटर होता है, कार्बन ब्रश जो होता है वो सिर्फ कांटेक्ट में होता है, बिल्कुल कनेक्टेड नहीं होता, बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। मतलब कि आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे हम ड्राइंग की मदद से आपको बता रहे हैं, कार्बन ब्रश जो होता है, ठीक है, कार्बन ब्रश जो होता है यह होगी आपका कार्बन ब्रश। इस तरह से आपका ब्रश रहता है, और कार्बन ब्रश से क्या होता है, स्प्लिट रिंग्स इस तरह से कांटेक्ट में होता है, ठीक है, यहाँ से चिपका हुआ नहीं रहता है, ठीक। और ये हो गया आपका टर्मिनल ऑफ बैटरी। फिर इसी तरह से एक स्प्लिट रिंग होता है, और स्प्लिट रिंग्स में भी क्या होता है, ब्रश से सिर्फ कांटेक्ट में रहता है, और फिर ये बैटरी से जुड़ा हुआ रहता है, और यहाँ पे एक की लगा दिया जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, कार्बन ब्रश जो होता है वो करंट को फ्लो करवाता है और इसको सप्लाई करता है, किसको, स्प्लिट रिंग्स को। और ये स्प्लिट रिंग जो होता है वो रोटेट करता है आर्मेचर कॉइल के साथ। आगे जब हम लोग वर्किंग पढ़ेंगे तो इसको और अच्छा से भी समझेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं और समझते हैं कि क्या होता है। लास्ट में जो आता है वो बैटरी होता है, और बैटरी जो होता है वो कार्बन ब्रश के से कनेक्टेड होता है। इट सप्लाइड करंट टू द आर्मेचर कॉइल। ये जो होता है वो आर्मेचर कॉइल में करंट को सप्लाई करता है। करंट इन द कॉइल ABCD इंटर्स फ्रॉम द सोर्स बैटरी थ्रू कंडक्टिंग ब्रश X एंड फ्लोज बैक टू द बैटरी थ्रू ब्रश Y। देखिए बैटरी से जो करंट फ्लो करता है वो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल करता है, ये हम लोग जानते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे करंट का फ्लो कहाँ से होगा, इस तरह से होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। नजर आ रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा। तो क्या बोल रहा है कि करंट जो होता है कॉइल ABCD में जो इंटर करता है वो बैटरी सोर्स से ब्रश एक्स के थ्रू से करता है। ब्रश एक्स, यहाँ पे ब्रश एक्स लगा हुआ, तो यहाँ पे देखिए प्लस से माइनस की ओर जाता है बैटरी में करंट, तो यहाँ पे गया ब्रश एक्स से इंटर किया रेक्टेंगुलर कॉइल में, और फिर जब रिटर्न बैक हुआ मीन्स वापस आया बैटरी में, तो वो किधर से आया, तो ब्रश वाई से आया, ठीक है। बस यही समझना था। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक मोटर का जो होता है वो कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, उसमें कौन कौन सा चीज लगा हुआ रहता है और सबका फंक्शन क्या क्या है। आगे हम लोग देख लेंगे कि इसका वर्किंग क्या है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर के वर्किंग को देखेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, समझ के साथ देखेंगे। और इलेक्ट्रिक मोटर के वर्किंग को समझने से पहले यदि आप लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को नहीं पढ़ा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में हम लोग का लिंक दिया गया है, वहां पे आप जा करके देख सकते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है उसको समझेंगे, उसके बाद फिर वर्किंग ऑफ मोटर को समझेंगे, तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। वैसे बीच में हम थोड़ा सा बता देंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में, जहाँ पे इसका यूज आएगा, ठीक है। देखिए
सबसे पहले देखिए इस पिक्चर को, इसमें क्या था कि इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन था, उस कंस्ट्रक्शन को समझेंगे और इसी पे हम लोग क्या समझेंगे, वर्किंग को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि जब हम लोग रेक्टेंगुलर कॉइल को, जब स्टेप वन में क्या देखेंगे कि जब हम लोग रेक्टेंगुलर कॉइल को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के दो पोल्स के बीच में रख देते हैं तो उससे एक करंट फ्लो करते हैं, तो उस पर एक फोर्स काम करता है। ठीक है, ए बी और सी डी आर्म जो होता है वो दोनों फोर्स को महसूस करता है, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो फर्स्ट नंबर स्टेप क्या हो जाएगा, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू कॉइल आर्म ए बी एंड सी डी एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स महसूस करता है कौन, तो आर्म ए बी और आर्म सी डी। कब महसूस करता है, जब उससे हम लोग करंट को फ्लो करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट को समझिए कि यहाँ पे जब करंट फ्लो किया, मैग्नेटिक फोर्स महसूस किया, अब मैग्नेटिक फोर्स महसूस किया तो उसको हम लोग का मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को समझना होगा, तभी तो पता चलेगा कि आखिरकार फोर्स के कारण से जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो किधर की ओर मूव कर रहा है। तो इसको समझने के लिए, फोर्स के डायरेक्शन को समझने के लिए हम लोग को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लागू करना होगा, अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं आर्म ए बी पे, तो हम लोग क्या पाते हैं वो समझिए। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग जो होते हैं वो अपने बाएं हाथ को इस तरह से स्ट्रेच करते हैं, इस तरह से रखते हैं कि हम लोग का जो मिडिल फिंगर हो, फोर फिंगर हो और थंब फिंगर हो, वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, मीन्स तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री हो। ठीक है, अब जब तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री होगा तो जो हम लोग का मिडिल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन को बताता है, और जो हम लोग का फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है, और तो बच गया हम लोग का थंब फिंगर, तो वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को। ठीक है, तो जब भी आपका क्वेश्चन आएगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग को क्या बताता है, तो डायरेक्ट क्या लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को बताता है। ठीक, अब जब यहाँ पे हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर देंगे आर्म ए बी पे, तो क्या होगा उसको देखते हैं। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल हो जाएगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा वो साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ हो गया, और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन जो हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी करंट फ्लो करता है, तो इस तरह से फ्लो करेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जब करंट फ्लो कर चुका है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का भी पता चल चुका है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का डायरेक्शन भी पता चल चुका है, तो क्या पता करना हम लोग को, फोर्स के डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को कि आखिरकार वो किधर की ओर काम कर रहा है। तो इधर आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कौन शो करता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में, तो हम लोग को करता है फोर फिंगर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे याद रखेगा, मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड एफ आ रहा लास्ट में, फील्ड तो कौन शो करेगा, फोर फिंगर। ठीक है, फोर फिंगर, मिडिल के बाद फोर फिंगर। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को कौन शो करता है, तो इसको भी लिख देंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ क्या हो गया, मिडिल के बाद जो आता है फोर फिंगर, वो मैग्नेटिक फील्ड को कौन शो करता है, तो मिडिल के बाद कौन आता है, फोर फिंगर, वही शो करता है। क्लियर है, अब यहाँ पे फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को शो कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग का ईस्ट साइड है, तो नॉर्थ टू साउथ है, तो इधर की ओर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, अब करंट के डायरेक्शन को भी पता है कि करंट का डायरेक्शन किधर है, तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पे किधर की ओर है, देखिए इस साइड है ना, तो इस साइड है, तो इधर की ओर हम लोग करंट के डायरेक्शन को शो कर देंगे। करंट का डायरेक्शन कौन शो करेगा, तो मैग्नेट हम लोग का मिडिल फिंगर। ठीक है, मिडिल फिंगर, और बच गया जो हम लोग का थंब, वो क्या शो कर देगा, फोर्स के डायरेक्शन को। तो उसको स्ट्रेच जब करेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ा इनवर्ड दिखा रहा है, ये कहाँ दिखा रहा है, डाउनवर्ड की ओर दिखा रहा है, डाउनवर्ड नीचे की ओर। ठीक है, तो नीचे की ओर दिखा रहा है, तो ये जो हम लोग का
ए बी पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरह से लगेगा, डाउनवर्ड, नीचे की ओर, ठीक, नीचे की ओर। और जब साउथ पोल के पास जो सी डी आर्म है उस पर हम लोग देखें कि किधर की ओर फोर्स का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर की ओर है, तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को लगाएंगे। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जब लगाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा। करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इस साइड है तो करंट का डायरेक्शन ये साइड हो जाएगा, नीचे की ओर। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग स्ट्रेच कर लेंगे दोनों को, तो हम लोग का थंब भी क्या रखना, 90 डिग्री रखना है, वो भी दोनों से। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो ये जो होता है वो अपवार्ड की ओर होता है, अपवार्ड की ओर। जब हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लेंगे, खुद प्रैक्टिकल करके देख लेंगे, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपवार्ड फोर्स लगाएगा, ठीक। तो ए बी पे जो काम करता है फोर्स वो डाउनवर्ड, और सी डी पे जो काम करता है फोर्स वो अपवार्ड काम करता है। क्लियर है। अब जो है, जो दोनों फोर्स होता है वो इक्वल और अपोजिट होता है। ये दोनों फोर्स, ए बी पे जो फोर्स लग रहा है सो, और सी डी पे जो फोर्स लग रहा है सो, वो दोनों क्या है, बराबर है और अपोजिट है एक दूसरे को। एक नीचे की ओर लग रहा है तो दूसरा ऊपर की ओर लग रहा है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है तो आप क्या बोलोगे कि सर दोनों पे अगर इक्वल और अपोजिट लगा है, इक्वल और अपोजिट लगा है तो वो तो रेस्ट में होना चाहिए, वो उसको तो मूव नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, मूव करता है। तो वो कैसे करता है, तो होता क्या है कि यहाँ पे एक पॉइंट पे काम नहीं कर रहा है यहाँ फोर्स, बल्कि अलग अलग पॉइंट पे काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स का जो पॉइंट होता है एक्ट का, फोर्स का एक्टिंग जो होता है वो डिफरेंट पोजीशन ऑफ आर्मेचर पर काम करता है, आर्मेचर का अलग अलग पोजीशन पर। अब जब अलग अलग पोजीशन पे काम कर रहा है तो वो उसको क्या करेगा, रोटेट कर देगा। अब रोटेट किस डायरेक्शन में करेगा, तो रोटेट जो करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है आर्म ए बी, और सी डी कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। तो यहाँ पे देखिए तो इस तरह से, फिर इस तरह। तो यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन बना, देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज बना कि नहीं, क्योंकि घड़ी का कांटा इस तरह से करता है ना, इस तरह से करता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन बना, एंटी क्लॉकवाइज बना, मतलब घड़ी का कांटा जो चलता है उसका ठीक अपोजिट। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब जैसे ही क्या होता है कि ए बी नीचे की ओर जाता है और सी डी ऊपर की ओर आता है, तो वो उसके साथ जो होता है, देखिए इस तरह से रोटेट करता है, हाफ रोटेशन कंप्लीट करता है यहाँ पे, ठीक है। और जब इस तरह से ए बी जो होता है वो नीचे की ओर जाता है और सी डी ऊपर की ओर आ जाता है, ठीक। ए बी नीचे की ओर चले जाता है और सी डी जो होता है वो ऊपर की ओर आ जाता है। इसको मिटा देते हैं, बहुत ज्यादा थोड़ा हो गया। हाँ, अब क्या होता है, ए बी जो होता है वो नीचे की ओर जाता है और सी डी जो होता है वो ऊपर की ओर जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब ये जाता है तो हाफ रोटेशन के बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक बात और क्या बोले थे कि आर्मेचर कॉइल का जो एंड होता है ए बी आर्म के साथ स्प्लिट रिंग पी कनेक्टेड होता है और सी डी आर्म के साथ स्प्लिट रिंग क्यू कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसके साथ पी और क्यू भी घूम रहा है, पी और क्यू भी घूमेगा, तो ये हो गया आपका पी और ये क्यू। तो हाफ रोटेशन जब कंप्लीट करेगा तो किस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए कौन सा, सी डी यहाँ आ जाएगा और ए बी यहाँ आ जाएगा, और ये जो होगा इसके साथ क्यू आ जाएगा और इसके साथ पी आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है आप लोग को, क्योंकि स्प्लिट रिंग्स पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है उसके साथ ना। तो हाफ रोटेशन के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। अभी फिर से हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है, कि इसके बाद क्या होता है। तो ये हाफ रोटेशन का बात हुआ, आगे का हाफ रोटेशन को हम लोग समझते हैं। तो आगे का हाफ रोटेशन में कुछ फिगर इस तरह से बनता है, CD के साथ कौन सा स्प्लिट रिंग्स आ जाता है, Q आ जाता है, और AB के साथ P आ जाता है। लेकिन यहाँ पे कार्बन ब्रश क्या बोले थे, कार्बन ब्रश जो होता है वो सिर्फ कांटेक्ट में होता है, वो स्प्लिट रिंग्स के साथ फुल्ली कनेक्टेड नहीं होता है, सिर्फ कांटेक्ट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन ब्रश रोटेट नहीं कर रहा, स्प्लिट रिंग्स और आर्मेचर का जो कॉइल है वो हाफ रोटेशन किया, और क्या किया कि CD यहाँ आ गया नॉर्थ पोल की, और AB जो है वो साउथ पोल की ओर आ गया।
और इसी के साथ Q जो है स्प्लिट रिंग्स वो CD की ओर आ गया और AB की ओर कौन सा आ गया, P आ गया। ठीक है, अब इसको समझिए फिर से, इसको फिर से समझते हैं। तो हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाने के बाद क्या होता है, Q जो होता है, Q स्प्लिट रिंग जो होता है वो कांटेक्ट किसके साथ रखता है, ब्रश X के साथ। Q स्प्लिट रिंग्स वो कांटेक्ट किसके साथ बना लेता है, X कार्बन ब्रश के साथ। और P जो होता है वो ब्रश Y के साथ कांटेक्ट कर लेता है। नाउ द करंट इन द कॉइल गेट रिवर्स। अब करंट जो है वो रिवर्स्ड हो चुका है। ठीक है, पहले क्या था, पहले था कि P में ऊपर की ओर जा रहा था, P की ओर करंट जा रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, P जब यहाँ था तो ऐसे करंट जा रहा था ना, लेकिन अब यहाँ पे Q आ गया था, Q के पास इस तरह से करंट जा रहा है और P के पास नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, करंट का पाथ जो है वो रिवर्स हो गया। और किस डायरेक्शन में हो गया, पहले ABCD में था, अब DCBA में हो गया। नजर आ रहा है, DCBA इस तरह से। ठीक है, मतलब करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फिर से अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने के बाद। तो इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। अब देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जब अप्लाई करेंगे इसकी और CD ऑन पे, तो यहाँ पे सबसे पहली बात हम लोग को क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होगा, नॉर्थ टू साउथ होगा, ये हो गया नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, करंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, तो करंट का डायरेक्शन इस ओर है, ऐसे है, तो इस ओर क्या हो जाएगा आपका मिडिल फिंगर, ये हो गया आपका फोर फिंगर। ठीक है, उसके बाद थंब फिंगर फिर से नीचे की ओर, तो डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, थंब फिंगर डाउनवर्ड। उसके बाद देखिए आर्म AB पे क्या करेगा, तो फिर से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इसमें भी इधर हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन किधर है, तो इस तरह से है, तो इस तरह से करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। अब थंब का बात करें तो थंब का किधर हो जाएगा, बाहर की ओर निकल जाएगा, मतलब अपवार्ड, मतलब अपवार्ड। अब देखिए यहाँ पे फिर से क्या हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर से क्या हुआ, रोटेट करेगा कॉइल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट करेगा तो क्या करेगा, एक कंप्लीट साइकिल बना लेगा और फिर यहाँ पे ABCD इस तरह से आ जाएगा। तो एक कंप्लीट साइकिल हो गया कि नहीं, पहले ABCD था, हाफ रोटेशन किया तो यहाँ पे CDAB आया, और फिर CDBA जो है वो नीचे की ओर गया, तो यहाँ पे फिर से क्या गया, ABCD आ गया, मतलब फुल रोटेशन कर लिया। आगे हम लोग फिर से देख लेंगे कि किस तरह से रोटेशन करता है, लेकिन हमेशा याद रखना कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करता है, जब नॉर्थ पोल इधर हो और साउथ पोल इधर हो। ठीक है, अगर साउथ पोल इधर कर देंगे, नॉर्थ पोल इधर कर देंगे तो केस चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो द रिवर्सिंग ऑफ करंट इज रिपीटेड एट ईच हाफ रोटेशन। जो रिवर्सिंग ऑफ करंट है, करंट का जो रिवर्सन है वो हर हाफ रोटेशन में चेंज कर रहा है। पहले P में इस तरह से जा रहा था, अब Q में जा रहा है इस तरह से, फिर P में जाएगा, फिर Q में जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, हर बार रोटेशन के साथ, हाफ रोटेशन के साथ करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है। ठीक, और इसके कारण क्या होता है, कंटिन्यूअस रोटेशन होता है कॉइल का और एक्सल का, और इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है, रोटेट करने लगता है वो कॉइल, और इस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो काम करने लगता है। क्लियर है? अब देखिए इस फिगर में कि इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग किस तरह से होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसके साथ साथ क्या हो रहा है, ये आपका स्प्लिट रिंग्स भी मूव कर रहा है साथ ही साथ, और कार्बन ब्रश जो है वो एक जगह पे अपने स्थिर है। ठीक है, तो स्प्लिट रिंग्स आर्मेचर के साथ जब रोटेट कर रहा है, तो स्प्लिट रिंग्स जब यहाँ से इस डायरेक्शन में पहुंच गया तो करंट का डायरेक्शन भी क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, और जिससे करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो रहा था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे थे तो पता चला था फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले उसी आर्म पे नीचे की ओर लगता था, तो अब ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर समझने का प्रयास कीजिएगा
तो आप जरूर समझिएगा इसको। ये टॉपिक हार्ड नहीं है, इजी टॉपिक है, बस समझने का थोड़ा सा फेर है। बस आप लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कीजिए, अपने समझ में आ जाएगा, कुछ करने का इसमें जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फ्लेमिंग है लेफ्ट हैंड रूल पे ये बेस्ड है, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को समझ जाइए, इलेक्ट्रिक मोटर ऐसे ही समझ जाइएगा आप, कुछ नहीं है ये। उसके बाद देखिए कॉमर्शियल मोटर यूज। कॉमर्शियल मोटर यूज अगर हमको करना है, मोटर इलेक्ट्रिक मोटर को कॉमर्शियल वे में, मीन्स बहुत बड़े लार्ज स्केल में ट्रेड के लिए अपना, तो किस तरह से करेंगे, तो उसमें हम लोग परमानेंट मैग्नेट के जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? परमानेंट मैग्नेट। यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट जो है उसकी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं, ठीक है। कॉमर्शियल मोटर में जो होता है वो मोर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर होता है इन करंट कैरिंग कॉइल। जो कॉइल होता है करंट कैरिंग कॉइल, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होता है कंडक्टिंग वायर का, ठीक। उसके बाद कॉमर्शियल मोटर में एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है जिसके ऊपर कॉइल को जो होता है वो लपेटा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका कॉमर्शियल मोटर यूज। उसके बाद यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं, क्या क्या समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर का डेफिनेशन समझ चुके हैं, फिर इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल समझ चुके हैं कि वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फिर कंस्ट्रक्शन समझे, और फिर वर्किंग समझे, और फिर कॉमर्शियल मोटर यूज समझे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए स्टडी विद नीलेश के साथ। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए।